हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है कार्बनिक यौगिकों के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है आज का कार्बनिक यौगिकों के को बनाने की विधि। कार्बनिक यौगिक कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर है लिखा हुआ कार्बनिक यौगिकों को के स्रोत पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं। कार्बनिक यौगिक कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहले प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। उसके बाद कोयला को जलाने के पश्चात प्राप्त होता है। उसके बाद पेड़ पौधे इसके स्रोत हैं। मुख्य तीन स्रोत हैं, पेड़ पौधे भी स्रोत हैं इसके। कार्बनिक यौगिकों का तीन स्रोत है मुख्यतः, क्या क्या? पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे। यहाँ पर एक ग्राफ डायग्राम देकर के बताया गया है। पेट्रोलियम से कितना कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, तो 50% प्राप्त होता है। पेड़ पौधे से प्राप्त होता है कितना, तो 26%। और कोयला से कितना प्राप्त होता है, 24% कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः किससे सबसे ज़्यादा? पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, 50% कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे से कितना, तो 26%। और कोयला से कितना, तो 24% प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जिससे कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसको जल के साथ मिलाने पर क्या मिलता है हमको? मीथेन प्राप्त होता है। ये मीथेन है, एक कार्बनिक यौगिक है जो संतृप्त हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये अकार्बनिक यौगिक हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, जिससे कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा थोड़ा सा मिलाया जाता है, उष्मा के साथ गर्म किया जाता है इसको, तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। कैल्शियम कार्बाइड में जल डालते हैं, हल्की हल्की मात्रा में जल को ऊपर से फुहारा के जैसा दिया जाता है, जिससे क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एसिटिलीन गैस का सूत्र है C2H2। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड होते हैं। याद रखिएगा, एसिटिलीन हम पढ़ाए थे यहाँ पर एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? एसिटिलीन कहा जाता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। कल बताए थे इसके बारे में बहुत अच्छा से। अगर नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट क्लास में, पिछला क्लास में जाकर के हमारा एल्डिहाइड का टॉपिक पढ़ सकते हैं। उसके बाद कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण उसके क्रियाशील मूलक पर निर्भर करता है। कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो उसके क्रियाशील मूलक पर निर्भर करता है। क्रियाशील मूलक हम बहुत सारा बताए हैं। सबसे पहले एल्केन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन बताए हैं। उसके बाद OH एल्कोहल बताए हैं। उसके बाद एल्डिहाइड CHO बताए हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH बताए हैं। उसके बाद हम बताए हैं ईथर O बॉन्ड O होता है। उसके बाद हम बताए हैं बॉन्ड CO बॉन्ड होता है कीटोन का। उसके बाद एक और बताए हैं जिसको NH2 बोले हैं। क्या? NH2, तो इसको क्या बोले हैं? एमीन बोले हैं। अगर ये सब नहीं पढ़े हैं तो मेरा कल का क्लास, प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ क्लियर किया गया है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। 10 क्लास में पूछा जाने वाला मुख्य सवाल यही सब हो सकते हैं। और प्रीवियस क्लास का फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप लोग वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्लास क्या है, अगला टॉपिक क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तथा कोयला से भी कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। यहाँ प्राप्त होता है, यहाँ लाइन बाय लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा इस सबको। 10 क्लास का मैट्रिक परीक्षा जो 2024 को होने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये टॉपिक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। केमिस्ट्री में मोटा मोटी 10 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे, 10 नंबर्स तक देखने को मिलेंगे। इसलिए बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इतना ही शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछता है, कोई लंबा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई कठिन क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। इसमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तो प्राप्त किया जाता ही है, लेकिन कोयला को वायु की अनुपस्थिति में, वायु उपस्थित नहीं रहेगा तब वायु की अनुपस्थिति में जला करके क्या प्राप्त किया जाता है? हाइड्रोकार्बन प्राप्त किया जाता है। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं। याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय होते हैं, तो ये जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? अध्रुवीय कहा जाता है।
अध्रुवीय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद वैसा हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त हो, जिसमें कार्बन की मात्रा 1 से लेकर के 4 तक हो, उसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं, जो गैसीय अवस्था में होता है। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती है। कहा जाता है कि प्रत्येक पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्था में ही पाया जाता है। क्या? ठोस, द्रव और गैस पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन क्लास 9 का केमिस्ट्री में बताया गया पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था भी चौथा है, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी 5वीं अवस्था है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाओं का। तो हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त होते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 1 से लेकर के 4 तक होती है, वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जिसमें 5 से लेकर 17 तक होती है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जिसमें 18 से लेकर के संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संख्या 18 से और अधिक होती है, वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये बात मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। पूछ देगा आप लोगों को, कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन की संख्या 14 है, तो ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ये यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये यहाँ से पूछ सकते हैं सवाल, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा ये सब चीज़ को। 1 से लेकर के 4 तक कितना? गैस। 5 से लेकर 17 तक द्रव। 18 से अधिक क्या होता है? गैस, ठोस होता है। आगे बात करते हैं हम लोग एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्यतः ब्यूटेन होते हैं। इसमें सबसे मेन अवयव क्या होते हैं इसका? ब्यूटेन होते हैं। होते तो प्रोपेन है, ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है। इसमें क्या है? पेट्रोल, यहाँ पर अलग पॉइंट्स हैं ये वाला। पेट्रोल जो होता है ना, तो उसमें हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 6 से लेकर के 8 तक होते हैं। केरोसिन जो होता है ना, 11 से लेकर के 15 तक होते हैं। डीजल जो होते हैं ना, 15 से लेकर के 18 तक होते हैं। डीजल सबसे लास्ट वाला लिक्विड है हाइड्रोकार्बन के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो 6 से 8 तक पेट्रोल, 11 से 15 तक केरोसिन, और डीजल 15 से 18 तक डीजल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्यतः क्या होते हैं? मीथेन होते हैं। मीथेन, CH4 मीथेन होते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा 80% जो होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन एलपीजी में ब्यूटेन होते हैं। एलपीजी में सबसे अधिक क्या होते हैं? ब्यूटेन, C4H10 होता है। लेकिन ये सीएनजी में सबसे अधिक मीथेन होता है, CH4 होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा? निम्न में मुख्यतः अवयव है, निम्न में मुख्य सीएनजी का अवयव है, तो याद रखिएगा सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन है, जबकि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद बात करते हैं फिर से एल्केन के बारे में। ये एल्केन सबसे अधिक अस्थाई और अक्रिय होते हैं। अस्थाई होगा तो अक्रिय होगा ही। अस्थाई का मतलब स्टेबल हो, किसी के साथ मिलने जुलने वाला काम नहीं करता। ये अक्रिय इसलिए बोला जाता है, ये हमेशा अकर के रहते हैं, ये किसी के साथ मिलते नहीं, किसी के साथ जल्दी रिलेशन बनाते नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अक्रिय बोलता है। लेकिन इसको जलाने पर ये जलता है। मीथेन या इथेन को जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ये जलने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मुक्त करती है, उष्मा देती है, प्रकाश देती है, और हाइड्रोजन जल का निर्माण करती है थोड़ी बहुत मात्रा में, याद रखिएगा। दहन कराने पर एल्केन का क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा, प्रकाश का निर्माण होता है। उसके बाद आप बात करते हैं हैलोजनीकरण का। हैलोजनीकरण क्या है? हैलोजिनेशन। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन करके विस्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, एक यहाँ पर मीथेन है जिसमें एक बीच में कार्बन है, चार तरफ 4 को हाइड्रोजन है। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराए, तो एक हाइड्रोजन को क्या किया? ये क्लोरीन आकर के एक हाइड्रोजन को हटा करके H2 बना दिया, और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया। फिर से दूसरी बार अभिक्रिया जब कराए, तो दूसरा वाला हाइड्रोजन को हटा करके दूसरा भी हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन अपना जगह बना लिया। फिर से तीसरी बार क्या होता है? ये क्लोरीन आकर के फिर इससे के साथ मिलता है, तीसरा भी गैप हाइड्रोजन का जगह ले लिया। फिर से चौथी अवस्था में क्या बन जाता है? ये चारों कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, चारों कार्बन को हटा दिया, किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। इसलिए ये क्या बना? CCl4 का निर्माण करता है, जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम हुआ। उसके बाद इसका IUPAC नेम में जाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है, जबकि इसका IUPAC नेम है क्या है? टेट्राक्लोरोमीथेन है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है इसलिए मीथेन बोला गया, तो 4 गो क्लोरीन है इसलिए टेट्राक्लोरो क्या हो जाएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन नाम हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। इसको ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं इसको। किसको? एक मीथेन को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सनलाइट की उपस्थिति में बारी बारी से अभिक्रिया कराने पर मीथेन के चारों हाइड्रोजन को क्लोरीन के द्वारा रिमूव कर बनने वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? कार्बन ए हैलोजनीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को, और इसका आईपीसी नेम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन होता है, या इसको कॉमन नेम बोला जाए अगर तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हैलोजनीकरण का, यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबका बारी बारी से स्क्रीनशॉट हम दिलवाएंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से, जब तक अभी सुनते जाइए सिर्फ। एल्केनों से एल्कीन अधिक क्रियाशील होते हैं, बिल्कुल जानते हैं हम लोग भी। एल्केनों से एल्कीन अधिक क्रियाशील होते हैं जो H2 से मतलब हाइड्रोजन से पीडी की उपस्थिति में क्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? एक काम कीजिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट पे आते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए अगर, तो क्या है यहाँ पर? एक एथीन है। एथीन को जल की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं लेड पीडी की उत्प्रेरक कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो ये क्या हो जाता है? ये हाइड्रोजन क्या करता है? अटैक करता है डबल बॉन्ड पर। ये डबल बॉन्ड को तोड़ता है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ता है, ये वाला कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ता है, ये वाला कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ये अभिक्रिया इस तरह से होती है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो एथिलीन के बाद प्रोपीन है। प्रोपीन क्या करता है? Br2 ब्रोमीन जो हैं ये इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये ब्रोमीन एगो इसके इस कार्बन के वाले के साथ जुड़ जाएगा और एगो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? इस प्रकार के एक कार्बन का निर्माण होगा, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। इधर छूट रहा है कुछ, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस सब चीज़ों पर आप लोग। इसका समीकरण ही सिर्फ याद रखिएगा, ये समीकरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये इंटर में भी पूछे जा सकते हैं, मैट्रिक में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक एथीन है, इसमें डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएगा इसको। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके क्या कर देगा? सिंगल बॉन्ड में बदल देगा। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुटेगा, एक वाला क्लोरीन इसके साथ जुट जाएगा, तो एक इस प्रकार की अभिक्रिया मिलेगी। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। क्या है? इथाइल क्लोराइड। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। एक और भी है जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसको हम फिर से एक बार पहले दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 3 बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। इसके साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराए तो किसके उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये क्या करेगा? ये क्लोरीन इसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके डबल बॉन्ड में पहले कन्वर्ट कर देगा। डबल बॉन्ड में फिर ऐसा ही अभिक्रिया होगा, तो फिर से ये डबल बॉन्ड तोड़ करके क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, बदल जाएगा, बन जाएगा ये। तो इस प्रकार ये हाइड्रोकार्बन क्या था? इसमें 2 हाइड्रोजन थे, अब ये हाइड्रोजन की संख्या 2 रह गई, लेकिन यहाँ पर क्या था? उसके साथ कार्बन के साथ कुछ नहीं था, ट्रिपल बॉन्ड था, ये कन्वर्ट कर दिया क्या? सिंगल बॉन्ड में। तो इस प्रकार की भी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण या क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगा तो क्लोरीनीकरण, या हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर नाइट्रोबेंजीन बनाता है। इतना ही तो याद रखना है। क्वेश्चन आएगा क्या? बेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। ये नाइट्रोबेंजीन का सूत्र है, इसको देख सकते हैं आप लोग, याद कर सकते हैं इसको नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, क्या वाला पूछेगा? बेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। इसका सूत्र ऐसा होता है, ये सूत्र लिखने की बोल सकता है या आपको डायरेक्ट हिंदी में नाम लिख करके बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कैसा भी पूछ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं पर अगर पढ़ने समझने में दिक्कत हो, आप स्क्रीनशॉट ले करके हमको कमेंट करें, अब हम वहीं से फिर से बता देंगे आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा कौन?
बेंजीन, ये बेंजीन है, इसका सूत्र है C6H6, पहले बता चुके हैं हम लोग, इसलिए याद रखिएगा C6H6 ये बेंजीन है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा लोहा की उपस्थिति में तो क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसका सूत्र क्या होगा, C6H6 नहीं होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, ये क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो C6H5Cl, इसका ये सूत्र हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, हमको इजाज़त दीजिए। और आप लोग एक काम कीजिए, सभी इसका नोट्स पाने के लिए, PDF नोट्स पाने के लिए हमको कमेंट करें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ले सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप लोग यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिखा दे रहे हैं हम सब आपको, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहीं पर समझ में दिखने की दिक्कत हो तो आप हमको स्क्रीनशॉट लिख करके कमेंट करके कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, वहीं पे हम बता सकते हैं आपको। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिए, जहाँ पर दिक्कत हो, समस्या हो तो पूछ सकते हैं।